करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यह है 99, मतलब कि भारत को सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 99वें स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह रिपोर्ट जो है 24 जून 2025 को जारी की गई। तो 24 जून 2025 को जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत 167 देशों में 99वें स्थान पर रहा, जो इस रिपोर्ट के 10 साल के इतिहास में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। तो अगर हम लोग बात करें कुल कितने देश शामिल थे, तो 167, और आउट ऑफ 167 भारत को 99th रैंक प्राप्त हुई। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो यह रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके जो अन्य पहलू हैं वह क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, जून 2025 में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी की गई। अगला प्रश्न यह है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात कितना था? तो यह अनुपात था 80 प्रति लाख जीवित जन्म। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है। तो यह डेटा जो है वो आपको याद रखना है। तो 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 80 प्रति लाख जीवित जन्म था। तो हमेशा याद रखिएगा, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है मतलब कि वह 1 लाख पे निकाली जाती है, जबकि जो अन्य जो रेट होते हैं जैसे कि डेथ रेट हो गया, बर्थ रेट हो गया, वह 1000 पे निकाला जाता है। लेकिन जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वह प्रति 1 लाख पे निकाला जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो यह है 11 प्रति 1000 महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर जो है वह 11 प्रति 1000 महिलाएं हैं। तो यह जो रेट है वो काफी ज्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा ये आंकड़ा। अगला प्रश्न यह है कि 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 GPDRR 2025 कहां आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। कहां? स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। तो 26 जून 2025 को, ध्यान रखिएगा, 26 जून 2025 को यह 8वां संस्करण था, 8वां GPDRR जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, पोलैंड में जून 2025 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो पोलैंड के जो हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं करोल नौरोकी। क्या? करोल नौरोकी। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जून 2025 में पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में करोल नौरोकी ने जीत दर्ज की। तो पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? नाम याद रखिएगा, करोल नौरोकी। अगला प्रश्न यह है कि 80वें, ठीक है, 18 संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो ये चुने गए हैं एना लेना वेरवॉक। ठीक, कौन? एना लेना वेरवॉक। तो जून 2025 में एना लेना वेरवॉक, जो कि जर्मनी के हैं, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न यह है कि 22वां सांग्री-ला संवाद कहां आयोजित किया गया? तो 22वां सांग्री-ला संवाद जो है वह सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए। तो 30 मई से 1 जून 2025 तक 22वां सांग्री-ला संवाद सिंगापुर में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 किस संगठन ने जारी किया? तो यह संगठन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो यह ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में है। तो
इससे संबंधित जो अन्य इंफॉर्मेशन है क्या है, तो मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025 जारी किया गया। एक चीज और याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है वो है ऑस्ट्रिया वियना में, तो ये भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है वो भी वियना में ही है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में इलेक्ट्रिक वाहन का कार बिक्री में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो नो डाउट यह है चीन। और आपको अभी जो है जान के ताजुब होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें चीन का योगदान जो है वो 50% है। तो 2024 में चीन ने वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बिक्री में लगभग 50% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ओवर डोमिनेंस है चाइना का। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है, तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, तो जी हाँ, आप एकदम बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, ऑप्शन नंबर बी। तो 2024 में भारत ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों में वैश्विक नेतृत्व किया है। अगला प्रश्न है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी शिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है डेविड जीनी। कौन? डेविड जीनी, ऑप्शन नंबर बी। तो मई 2025 में डेविड जीनी को इजराइल की खुफिया एजेंसी शिनबेट का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, भारत ने वर्ष 2025-26 के लिए किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो ये है एशियाई उत्पादकता संगठन, एपीओ। तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा 2025-26 के लिए। तो भारत ने 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ, तो यह रोटरडैम नीदरलैंड्स में। क्या? रोटरडैम नीदरलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 20-22 मई 2025 को विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रोटरडैम नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबोडस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो यह सम्मान मिला है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का कौन सा सम्मान दिया गया, तो इनको मिला है श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न यह है कि फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरी ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है, तो ये है श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर बी। तो श्री श्री रविशंकर को अक्टूबर 2024 में फिजी गणराज्य ने ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको सम्मानित किया गया डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से। तो नवंबर 2024 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फटाफट जो है हम लोग करते हैं इन सारे प्रश्नों को, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है वन लाइनर टाइप के हैं और ये जो है फैक्ट करेंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, इस वजह से फटाफट इन प्रश्नों को देखते जाइए। तो गुआना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है, ये भी बताना है आपको। तो उन्होंने यह अवार्ड दिया है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ऑप्शन नंबर सी। तो नवंबर 2024 में गुयाना में नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न यह है कि रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो ये है निकू सोरडैन, ठीक, निकू सोरडैन, ऑप्शन नंबर ए।
जी हाँ, 26 मई 2025 को निकू सर्डेन ने रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, सूडान के प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया है? तो ये है कामिल इदरीस। कौन? कामिल इदरीस। तो सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कामिल इदरीस। तो क्या होता है कि जो नए नए जो अपॉइंटमेंट हुए होते हैं, जो राष्ट्र प्रमुख बने होते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कहाँ का राष्ट्रपति है, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री है। तो प्लीज ये जो फैक्ट्स हैं उनको याद रखना है। तो 31 मई 2025 को कामिल इदरीस ने सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, जर्मनी के चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन? फ्रेडरिक मर्ज। तो 6 मई 2025 को फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के चांसलर का पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न, यह है कि एंथनी एल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और यह प्रश्न जो है यह पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में, तो इस वजह से शायद इस बार फिर आ सके आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। तो मई 2025 में एंथनी एल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया का दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अगला प्रश्न, त्रिनाद टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यह है कमला प्रसाद विशेषर। कौन? कमला प्रसाद विशेषर। तो 1 मई 2025 को कमला प्रसाद विशेषर ने त्रिनाद टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, यह है कि नेटुम्बो नदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए, नेटुम्बो नंदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यह देश है नामीबिया। ठीक, तो 21 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नदैत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इनका नाम तो एकदम रट के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लगा है पहली महिला राष्ट्रपति, कहाँ की? नामीबिया की। कौन है? नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह। अगला प्रश्न, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो ये हैं फ्रेंकोइस बायरू। कौन? फ्रेंकोइस बायरू, ऑप्शन नंबर डी। तो 13 दिसंबर 2024 को फ्रेंकोइस बायरू ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बेल्जियम के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं उनका नाम बताना है। तो ये है वाल्टर डी वेबर। वाल्टर डी वेबर, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 फरवरी 2025 को वाल्ट डी वेबर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, फिर से देखिए, जो 78th विश्व स्वास्थ्य सभा है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो 19 से लेकर 27 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या थी? ठीक है, तो इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। क्या? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व इसकी थीम रखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, ऑप्शन नंबर ए। तो जो हिमालय पर्वत है वह नेपाल में जो है वो सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 16 से लेकर 18 मई 2025 को सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया है? तो इन्होंने स्थापित किया है अपना परिसर दुबई में। कहाँ पे? दुबई में।
तो मई 2025 में आईआईएफटी ने अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी जो है घोषणा की गई है, अभी स्थापित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। किस भारतीय मुल्क के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? ठीक है, तो ये है अनीता आनंद। कौन है? अनीता आनंद, ऑप्शन नंबर बी। ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिए। तो 13 मई 2025 को अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? फिर से प्रश्न को देखिए, पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान, जो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम है, किस देश ने लागू किया है? तो यह देश जो है कोई और नहीं, अपना पड़ोसी देश भूटान है। ठीक, भूटान। तो मई 2025 में भूटान ने पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू किया है। अपने आप में यह जो है यूनिक सा प्रश्न है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह देश भूटान है। ठीक, अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो ई मेथनॉल संयंत्र की बात की जा रही है, इसकी बात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। तो 13 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र शुरू हुआ। ठीक है, तो डेनमार्क याद रखिएगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्त को किस नाम से पोप चुना गया है? तो यह है पोप लियो 14, ऑप्शन नंबर सी, पोप लियो 14। तो कहानी क्या है? तो 8 मई 2025 को रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्त को पोप लियो 14 के नाम से चुना गया, और मूल रूप से वह यूएसए के नागरिक हैं और उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह पहले पोप हैं। अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2025 में पंजाब नेशनल बैंक एसीआई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में में आयोजित किया गया। तो 4 अप्रैल से 2025 को छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुआ, और यह सम्मेलन समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक थीम पर आधारित था। और पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हुआ था 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक। अगला प्रश्न, अंतर संसदीय संघ आईपीयू को ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में 5 से 9 अप्रैल 2025 को आईपीयू की 150वीं सभा उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 150वीं सभा में भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व किसने किया? जी हां, यह है ओम बिरला, ऑप्शन नंबर बी। तो लोकसभा अध्यक्ष जानते हैं आप लोग कि लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। उन्होंने ताशकंद में आयोजित आईपीयू की 150वीं सभा में भारतीय संसदीय प्रतिमंडल का नेतृत्व किया, और आईपीयू की 150वीं सभा का विषय सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही था। और अंतर संसदीय संघ आईपीयू की स्थापना 1889 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1889 में पेरिस, फ्रांस में किया गया था। ठीक है, तो यह अंतर संसदीय सम्मेलन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट, म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ठीक, तो म्यांमार में अभी जो भूकंप आया था उसमें जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा था। क्या था?
ऑपरेशन ब्रह्मा। तो भारत ने म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। तो हाल फिलहाल में एग्जाम में जो है इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं जो भारत के द्वारा चलाए जाते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में जो भूकंप राहत था उसके लिए चलाया गया था। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI किस देश ने शुरू किया है? तो यह देश है डेनमार्क। ठीक, तो फरवरी 2025 में डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की शुरुआत की है। ठीक, अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को देखिए, ये है विश्व व्यापार संगठन। ठीक, क्या? विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 फरवरी 2025 को अर्जेंटीना विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की गई है। तो ये जो है अपने आप में अच्छी न्यूज, मतलब कि इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन था पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो 18 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा, टॉप पे। तो अब इसी के साथ हम लोग जानेंगे भारत की रैंक। ठीक है, तो सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, भारत का स्थान कौन सा हो सकता है? तो जी हाँ, भारत का स्थान है चौथा। ठीक, फोर्थ। तो 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया है। तो दिसंबर 2024 में टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया। अगला प्रश्न, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ठीक है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें भारत को 176, तो अक्टूबर 2024 में जारी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI में भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर रहा है। ठीक है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? ठीक है, तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। तो नवंबर 2024 में यूनिसेफ ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2024 रिपोर्ट जारी की है। तो ध्यान रखिएगा, ये यूनिसेफ है। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने वर्ष 2024 में कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो विपो नवंबर 2024 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 रिपोर्ट प्रकाशित किया। वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन सा है? तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है भारत। ठीक, तो इसकी ग्रोथ रेट रही है 2023 में 15.7% की वृद्धि के साथ पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि करना। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है पेटेंट के आवेदन का, ठीक है, ना कि पेटेंट मिलने का। ये जो है ये एक डिफरेंस याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किस शहर ने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो ये शहर है लंदन। ठीक, तो दिसंबर 2024 में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है। नेक्स्ट, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई।
तो मुंबई जो 48वें स्थान पर है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर है। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये है अजरबैजान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो कोप जो 29 था 11 से 22 नवंबर 2024 को जो है अजरबैजान ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD कोप 16 कहाँ संपन्न हुई? तो यह हुआ था काली कोलंबिया में। ठीक, काली कोलंबिया। तो 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2024 को CBD कोप 16 काली कोलंबिया में संपन्न हुआ। और CBD कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी COP16 की थीम थी प्रकृति के साथ शांति, पीस विद द नेचर। ठीक है, तो इस थीम को भी याद रखिए। तो कीर्तिवर्धन सिंह ने CBD कोप 16 में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का शुभारंभ किया। 2026 में CBD कोप 17 का मेजबानी आर्मेनिया करेगा। कौन सा देश करेगा? आर्मेनिया। उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये है मार्क रूटे, ऑप्शन नंबर बी। मार्क रूटे का नाम याद रखिएगा। तो 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, तो पहले वो जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, तो मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। तो अक्टूबर 2024 में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। और चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चागोस आइलैंड कहाँ पे है, तो आप बताइएगा इंडियन ओशन में। और यह जो चागोस है वह अब मिल जाएगा किसको? मॉरिशस को। कौन देगा? यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न, चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह संयुक्त यूके और यूएसए के सैन्य अड्डे का कारण है। तो यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है। इस वजह से ये काफ़ी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंडियन ओशन पे कमांड करने की एक साइट है। किसकी? यूके और यूएसए की। तो डिएगो गार्सिया द्वीप समूह संयुक्त यूके यूएसए का सैन्य अड्डे के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित समसामयिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह संपन्न होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।